नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार शर्मा और एक बार मैं फिर से हाजिर हूं आपके सामने। दोस्तों, हम पिछली वीडियो से इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे जिसमें मीनिंग ऑफ सप्लाई या स्कोप ऑफ सप्लाई को हम और समझने की कोशिश करेंगे। पिछली बार हमने सप्लाई का मीनिंग समझा था और उसके कुछ कंटेंट समझे थे। आगे हम दो एक्टिविटीज और समझेंगे जिसको स्पेसिफाई कर दिया गया जीएसटी लगाने के लिए, और शेड्यूल 1 के बारे में भी पढ़ेंगे जिसमें एक्टिविटी या ट्रांजैक्शन लिखी है जो कि विदाउट कंसिडरेशन होंगी तब भी जीएसटी लगेगा। तो चलिए आज का आगाज करते हैं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 सब क्लोज ए में सप्लाई का मीनिंग समझा था। आज हम क्लोज डबल ए की बात करेंगे जिसमें मेंबर्स ट्रांजैक्शंस को सप्लाई में इंक्लूड किया गया। दोस्तों, आपने देखा होगा कि आसपास बहुत तरह की सोसाइटीज या क्लब्स होते हैं जिनका कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव होता है अपने मेंबर्स के लिए, या कोई पर्टिकुलर समाज को लेकर के उनका ऑब्जेक्टिव होता है जिसके लिए वो सोसाइटी बनाई जाती है, जिसके लिए वो काम करते हैं। मान लीजिए आप किसी सोसाइटी में रहते हैं, वहां के जितने भी रेजिडेंशियल हैं वो सब एक सोसाइटी बनाते हैं और सोसाइटी के मेंबर से वो कंसिडरेशन फीस, आप कुछ भी कहें, के रूप में कुछ अमाउंट लेते हैं और वापस वही सोसाइटी अपने ही मेंबर को कोई सामान बेचती है या कोई सर्विस देती है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था कलकत्ता क्लब लिमिटेड के केस में अक्टूबर 2019 को, कि ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन जिसमें मेंबर, किसी सोसाइटी के मेंबर, किसी क्लब के मेंबर कंसिडरेशन देते हैं और वापस वही सोसाइटी या मेंबर एक दूसरे को सर्विसेज देते हैं, तो इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। ये ऐसा ही कुछ होगा जैसा कि कोई शेयर होल्डर अपने आप को ही सामान बेच रहा है, तो इसको सेपरेट पर्सन ना माना गया और इस पे जीएसटी नहीं लगा। इसके बाद मार्च 2021 में एक अमेंडमेंट आई और एक क्लॉज इंसर्ट कर दिया गया जिसमें यह स्पेसिफाई कर दिया गया कि जो भी ट्रांजैक्शन होंगी किसी क्लब की, सोसाइटी की अपने मेंबर के लिए या मेंबर की अपनी सोसाइटी के लिए, जिसमें वो कैश, डेफर्ड पेमेंट या कोई भी तरह का वैल्यूएबल कंसिडरेशन देते हैं, तो उसको भी सप्लाई में माना जाएगा और उस पर जीएसटी लगेगा। इसमें एक्सप्लेनेशन और डाल दी गई ये स्पेसिफाई करने के लिए कि इसके मेंबर और सोसाइटी को सेपरेट पर्सन माना जाएगा, डीम टू बी सेपरेट पर्सन, ताकि इनके बीच की एक्टिविटी को जीएसटी के दायरे में लाया जाए। दोस्तों, हमारी आज की दूसरी सर्विस है इंपोर्ट ऑफ सर्विस, जो क्लोज बी में बताई गई है। दोस्तों, जब भी हम इंपोर्ट करते हैं किसी सर्विस का फॉर कंसिडरेशन, चाहे उसको बिजनेस में हम यूज करें चाहे ना करें, ध्यान रखिए दोस्तों, चाहे हम बिजनेस में यूज ना करें तब भी हमें रिवर्स चार्ज में जीएसटी जमा कराना होगा। जैसे मान लीजिए मिस्टर ए हैं,
जिनका ट्रेडिंग ऑफ गुड्स का बिजनेस है इंडिया में, वो कंसल्टेंसी सर्विस इंपोर्ट करते हैं ऑस्ट्रेलिया से अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए, तो उन पर जीएसटी लगेगा। अब यदि मिस्टर बी है कोई जो इंपोर्ट करते हैं आर्किटेक्चर की सर्विस अपने पर्सनल यूज के लिए, मान लीजिए अपने घर के लिए, तो उन पर भी जीएसटी लगेगा। ये उनका बिजनेस यूज नहीं है, फिर भी जीएसटी लगेगा, क्योंकि इसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व है, सर्विस इंपोर्ट की गई है और बिजनेस में यूज नहीं है, तब भी जीएसटी रिवर्स चार्ज में देना होगा। ध्यान रखिए, क्योंकि आप रिवर्स चार्ज में जीएसटी जमा करा रहे हैं इसको, इसलिए आपको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जो मिनिमम लिमिट है उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। दोस्तों, अगला हम बात करेंगे शेड्यूल 1 के बारे में, जिसमें ऐसी एक्टिविटीज बताई गई हैं जिसमें कंसिडरेशन अगर इन्वॉल्व नहीं भी होगा तब भी आपको जीएसटी देना होगा। तो इसमें सबसे पहले एक्टिविटी आती है परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट ऑन विच आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड। दोस्तों, बिजनेस में आप जब भी कोई गुड्स खरीदते हैं तो उसका इनपुट लेते हैं फर्दर मैन्युफैक्चरिंग के लिए या ट्रेडिंग के लिए, और जब आप उस गुड्स को बेचते हैं या मैन्युफैक्चरिंग करके बेचते हैं तो आप अल्टीमेट कंज्यूमर से जीएसटी रिकवर करते हैं और सरकार को जमा कराते हैं। अब अगर आप आगे सामान बेच रहे हैं या डिस्पोज कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं और आपने कंसिडरेशन लिया ही नहीं, तो आप जीएसटी देंगे किस पर? अगर आप जीएसटी देंगे नहीं, जो सामान आप यूज कर चुके हैं और उसका आईटीसी क्लेम कर चुके हैं, तो इस केस में सरकार को नुकसान हो जाएगा, उसका इनडायरेक्ट टैक्स का मोटिव ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो टैक्स आपके वेंडर ने पे किया आप उसका इनपुट ले चुके हैं और आगे आपने उस एसेट को ट्रांसफर कर दिया जिस पे जीएसटी जमा नहीं कराया, तो सरकार के पास कुछ भी नहीं पहुंचा। तो ये केस को कवर करने के लिए ये वाला पॉइंट लाए, जिसमें अगर आप ट्रांसफर कर देते हैं या डिस्पोजल करते हैं बिजनेस एसेट को जिसके ऊपर आप आईटीसी ले चुके हैं, और अगर आप उसको एसेट को ट्रांसफर करते हैं और कोई कंसिडरेशन नहीं लेते, तब भी आपको जीएसटी जमा कराना होगा। दोस्तों, अगली जो सर्विस क्लॉज सी में लिखी गई है वह है सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विस बोथ टू रिलेटिव पर्सन डिस्टिंक्ट पर्सन इन कोर्स ऑफ फर्दरनेंस ऑफ बिजनेस। मतलब यदि आप गुड्स सर्विस को अपने रिलेटिव या डिस्टिंक्ट पर्सन को अपने बिजनेस में देते हैं विदाउट कंसीडरेशन, तो उस पर जीएसटी लगेगा। अगर मान लीजिए आप अपने रिलेटिव को कोई गुड्स देते हैं विदाउट कंसीडरेशन और पर्सनल यूज के लिए, जिस पे आपने आईटीसी यूज नहीं किया है, जिस पे आपने आईटीसी यूज नहीं किया है, तो उस केस में कोई इशू है ही नहीं, उस केस में आपको जीएसटी जमा कराने की जरूरत नहीं है। अगर आपने अपने रिलेटिव को कोई मान लीजिए कंप्यूटर पर्सनल यूज के लिए दे दिया जिस पे आप आईटीसी ले चुके थे, तो वो ऊपर क्लोज में कवर हो गया है, उस पे आपको जीएसटी देना पड़ेगा। अब उसके अलावा जो केस बचते हैं वो बिजनेस के ही बचते हैं, कि अगर आप अपने रिलेटिव या डिस्टिंक्ट पर्सन को
कोई गुड्स सर्विस देते हैं इन कोर्स और फर्दरनेस ऑफ बिजनेस, तो आपको जीएसटी देना होगा। अब समझते हैं रिलेटिव का मीनिंग क्या होगा। मान लीजिए ऑफिसर और डायरेक्टर ऑफ वन अनदर बिजनेस। मान लीजिए कोई कंपनी के डायरेक्टर हैं, अगर उनको कंपनी कोई अपनी गुड्स सप्लाई कर दे या सर्विस दे दे, तो वो इस क्लोज में कवर हो जाएगी जब कंसिडरेशन नहीं लिया जाएगा। पार्टनर्स, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय भी रिलेटिव पर्सन होंगे, लेकिन इस केस में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के केस में जीएसटी नहीं लगता है। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। बस जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कोई गिफ्ट देता है जिसकी कीमत 50,000 रुपये से ऊपर है, तब जीएसटी लगेगा, वरना जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंट्रोल करते हैं आप 25% या उससे ज़्यादा का स्टॉक, आपकी शेयर होल्डिंग मान लीजिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट 25% से ज़्यादा है, आप कंट्रोल करते हैं एक दूसरे को, रिलेटिव हैं एक फैमिली के, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें आप कवर करते हैं तो आप रिलेटेड पर्सन होंगे। और अगर आप विदाउट कंसिडरेशन इन कोर्स ऑफ फर्दरनेस ऑफ बिजनेस गुड्स सर्विस सप्लाई करते हैं तो आपको जीएसटी देना होगा। अगली स्लाइड में हम डिस्टिंक्ट पर्सन की डेफिनेशन देखेंगे। दोस्तों, डिस्टिंक्ट पर्सन का मतलब होता है पर्सन हैविंग डिफरेंट जीएसटी बट हैविंग सेम पैन। जैसे कि ब्रांच, मान लीजिए आपके एक ब्रांच दिल्ली में है, एक ब्रांच हरियाणा में है। किसी कंपनी की एक ब्रांच दिल्ली में है, एक ब्रांच हरियाणा में है। अगर वो आपस में ट्रांजैक्शन करते हैं, एक ब्रांच से दूसरी जगह पर सामान भेजते हैं, कोई सर्विस देते हैं विदाउट कंसिडरेशन, तब उस केस में भी जीएसटी लगेगा। दोस्तों, हमारी तीसरी एक्टिविटी है सप्लाई ऑफ गुड्स बिटवीन प्रिंसिपल टू एजेंट या एजेंट टू प्रिंसिपल। दोस्तों, जब भी प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में ट्रांजैक्शन होगी, उसके लिए कंसिडरेशन का होना ज़रूरी है। तो वो कौन से केस हैं जब कंसिडरेशन नहीं होगा तब भी जीएसटी अप्लाई होगा? इसके लिए हमें एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशन समझना ज़रूरी है। अगर कोई एजेंट ऐसा है जो अपने बिहाफ पे इनवाइस इशू कर सकता है, तब उस केस में प्रिंसिपल और एजेंट के बीच की ट्रांजैक्शन अगर विदाउट कंसिडरेशन भी है तो उस पर जीएसटी लगेगा। जैसे मान लीजिए मिस्टर ए प्रिंसिपल है और मिस्टर बी एजेंट है। अब मिस्टर ए ने मिस्टर बी को अथॉरिटी दे दी कि आप मेरे बिहाफ पे परचेज कीजिए और मेरे बिहाफ पे सेल कीजिए। मिस्टर बी मिस्टर ए के बिहाफ पे इनवाइस इशू करता है, परचेज करता है मटेरियल, और इनवाइस मिस्टर बी के नाम का होता है और खुद के नाम पे ही वो इनवाइस आगे देता है, सेल करता है। तो इस केस में आपस की एक्टिविटी विदाउट कंसिडरेशन भी जीएसटी के लायबल होगी। अगर ऐसा ही केस है जिसमें मिस्टर बी माल खरीदता है ए के बिहाफ पे और बिल भी मिस्टर ए के नाम पे ही आता है, मिस्टर बी माल बेचता है और मिस्टर ए का ही इनवाइस होता है, मिस्टर ए ही सेल इनवाइस काटता है, तो इस केस में ये वाली एक्टिविटी क्लॉज 3 में नहीं आएगी। इसमें सिर्फ एजेंट कमीशन ले रहा है और उसी पे जीएसटी लगेगा अगर उसकी मिनिमम लिमिट क्रॉस हो जाती है तो।
तो यदि एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ पे इनवाइस इशू कर सकता है अपने नाम पर, तब वो इस केस में आ जाएगा और उनके बीच की एक्टिविटी विदाउट कंसिडरेशन भी जीएसटी के लायबल हो जाएगी। इस केस में उसको कंपलसरी है रजिस्ट्रेशन लेना। इसमें मिनिमम अमाउंट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। दोस्तों, आज की हमारी आखिरी एक्टिविटी है इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय ए पर्सन फ्रॉम रिलेटेड पर्सन फ्रॉम एनी ऑफ हिज अदर्स एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया इन द कोर्स और फर्दरनेस ऑफ बिजनेस। अगर कोई पर्सन अपने रिलेटेड पर्सन या अपनी किसी आउटसाइड इंडिया एस्टेब्लिशमेंट से कोई सर्विस इंपोर्ट करता है अपने बिजनेस के रिगार्डिंग, तो उसे जीएसटी देना होगा। अगर बिजनेस से रिलेटेड इंपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं है और विदाउट कंसिडरेशन है, यानी कि कोई पर्सनल यूज है और विदाउट कंसिडरेशन है, तो उसको जीएसटी नहीं देना होगा। और पर्सनल यूज है और फॉर कंसिडरेशन है, तो हम ऊपर कवर कर ही चुके हैं, तब भी उसे जीएसटी देना होगा। तो जब भी कोई पर्सन अपने रिलेटेड या अपनी इस्टेब्लिशमेंट से कोई सर्विस इंपोर्ट करेगा अपने बिजनेस के लिए, तो उसे रिवर्स चार्ज में जीएसटी देना होगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगली वीडियो में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन की, कि कब किसी एक्टिविटी को हम गुड्स कहेंगे, सप्लाई ऑफ गुड्स कहेंगे, और कब किसी एक्टिविटी को हम सप्लाई ऑफ सर्विस कहेंगे। अपने सुझाव हमें भेजते रहें। तब तक के लिए नमस्कार।